I hope you all can hear me well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss the historical development of education planning कि किस तरीके से historical development start हुई, how did it begin, ठीक है, कैसे शुरू हुई और किस तरीके से ये development के stages से होते हुए आज के दौर में हमारे पास पहुंची है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम अर्ली बिगिनिंग को देखें तो हमारे पास सोसाइटी की एवोल्यूशन के बारे में आप सबको पता होना जरूरी है कि सोसाइटी की एवोल्यूशन किस तरह हुई। सोसाइटी के एवोल्यूशन में बहुत सारे एलिमेंट्स अपना किरदार अदा करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ कि कैसे सोसाइटी की एवोल्यूशन हुई। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ स्टेजेस लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लोज डाउन करके, अच्छा, चैट बॉक्स में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले इंसान इंसान का जो माशरा, इंसानी माशरा जब वजूद में आया तो इसने आज तक बहुत सारे एवोल्यूशन के स्टेजेस गुजारे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एवोल्यूशन का जो स्टेज गुजरा है उसे हम कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी क्या थी? ये एक ऐसी टाइप ऑफ सोसाइटी थी जिसमें जो मर्द थे वो जंगल्स में जाकर, वो माउंटेन्स पे जाकर वो शिकार किया करते थे, वो जानवरों का शिकार किया करते थे, वो परिंदों का शिकार किया करते थे। और जो लेडीज थी या जो खवातीन थी वो घर की टेक केयर किया करती थी और घरों में अपने बच्चों को संभाला करती थी, घर के सारे काम किया करती थी, ठीक है। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी सिंपल टाइप ऑफ सोसाइटी थी। इसमें होमोजेनिटी थी, सारे जो है ना एक साथ रहा करते थे। देयर वाज नो डिफरेंस एंड देयर वाज नो यूनिक डिस्पैरिटी, ठीक है। फिर हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में क्या हुआ कि जिस तरीके से मेल्स शिकार करने के लिए जाया करते थे, इसी तरीके से फीमेल्स जो है ना वो गैदरिंग किया करती थी। गैदरिंग किस चीज़ की किया करती थी? वो जंगलात में जाकर या फॉरेस्ट में जाकर वहां से हर्ब्स एंड शर्ब्स को कलेक्ट किया करती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कपड़े धो रहे थे, या अगर रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं तो वही कहते हैं कि दे वर द ह्यूज गैदरिंग ऑफ द फीमेल्स, दे वर सिटिंग टुगेदर। तो वो बातों बातों में उन्होंने क्या किया कि एक खातून ने कोई सीड वगैरह लेकर, कोई दरख्त से गिरा हुआ कोई बीज वगैरह था जो कि उसे मालूम नहीं था, उसने उसको उठाकर जमीन के अंदर दंस दिया। तो जमीन के अंदर उसको प्लांट करने के बाद कुछ ही दिन में वो क्या हुआ कि उसने देखा कि वहां वहीं उसी जगह पर जहां पर वो बीज बोया गया था वहां पर से एक पौधा निकला। तो उसके माइंड में आया कि यहाँ पर मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर मैंने ये बीज बोया था और वो आज एक पौधा पौधा बन के निकला। तो वहां पर उनके पास एक आइडियोलॉजी वजूद में आई। वो आइडियोलॉजी क्या हुई? उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी। तो हॉर्टिकल्चरल टाइप ऑफ सोसाइटी उसके बाद वजूद में आई कि इंसानों को ये पता चलना शुरू हो गया कि हम अगर किसी भी सीड को, हम किसी भी बीज को अगर जमीन के अंदर बोएंगे और उसके आसपास पानी होगा तो वो कुछ ही दिनों में क्या होगा, वो एक पौधा बनकर निकल आएगा और फिर उससे हम अपने खाने खाने की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर एक वजूद में आया। हॉर्टिकल्चर बेसिकली कहते हैं कि जब हैंडमेड टूल्स होते हैं जिसमें डिगिंग स्टिक होती है, जिसमें हो होता है, जिस तरह घर घर में हम गल्ला बानी कहते हैं, ठीक है। तो घर में हम छोटे पैमाने पर हम छोटे छोटे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम पौधे उगाते हैं, हम फल फ्रूट उगाते हैं, या हम फूल वगैरह या इस तरह की चीजें जो उगाते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चरल कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का एक कंसेप्ट वजूद में आया और आहिस्ता आहिस्ता हॉर्टिकल्चर में इन्होंने अपनी एडवांसमेंट हासिल की। इसी के साथ साथ चूंकि अभी इनके पास क्या हो गए थे, अभी इनके पास खुराक हासिल करने की, खुराक की फरावानी हो चुकी थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह हुआ कि क्योंकि हिस्टोरिकल हिस्ट्री में कुछ चीजें जो है ना स्पेकुलेशन की बुनियाद पर भी चलती हैं, तो इन्होंने वो हर्ब्स एंड शर्ब्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हॉर्टिकल्चर से इनके पास सब्जियां वगैरह आनी शुरू हो गई तो उनको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो उनका जो खुराक की जो जरूरियात थी वो डिवाइडेड हो गई। तो इसी दौरान जो है ना वो कुछ जो मेल्स थे उन्होंने कुछ जानवरों का शिकार किया था या कुछ परिंदों का शिकार किया था, और वो जब उनको लेकर आए तो उन्होंने देखा कि घर में तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पका हुआ है या कुछ ना कुछ तैयार है खाने के लिए, तो इन्होंने उसको रख दिया। मतलब जख्मी हालत में ही उसको रख दिया ताकि जो है ना वो जब उसको जरूरत पड़ेगी तब उसको ज़िबा करके या उसको पकाकर खा जाएंगे।
तो जब अगले दिन जब सुबह उन्होंने या अगले दिन जब उन्होंने देखा तो चाहे हो सकती है वो जानवर जो है ना वो हैन हो जिसने सुबह कोई एग ले किया हो, या हो सकता है वो कोई जो है ना कोई फीमेल एनिमल हो जिसने अगले दिन कोई बच्चा जना हो। तो क्या हुआ, तो उनको एक माइंड में एक नया आइडिया आया कि हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से इंसान अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं इसी तरीके से एनिमल्स भी अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने एक नया आइडिया कंसीव किया कि हम क्या कर सकते हैं, पेस्टोरलिज्म कर सकते हैं। पेस्टोरलिज्म बेसिकली मींस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स को हम पाल सकते हैं, उनसे हम दूध दही गोश्त वगैरह या उसी जैसे हम मजीद जानवर हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेस्टोरल सोसाइटी वजूद में आई। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलने लगी। यहाँ पर खुराक भी जो है ना हॉर्टिकल्चर से यहाँ पर सब्जियां वगैरह आनी शुरू हुई, और पेस्टोरल सोसाइटी से खुराक वगैरह जानवरों की सूरत में हासिल होना शुरू हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी वजूद में आई। फिर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने क्या कर दिया, इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया। पेस्टोरलिज्म यानी जानवरों का इस्तेमाल करके, क्योंकि हॉर्टिकल्चरल से हम लोगों ने छोटे पैमाने पर ज़मीनों को सैराब करना शुरू कर दिया, छोटे पैमाने पर हमारे पास जो खुराक आनी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जानवरों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, गाय भैंसों को या बैलों को, उन सबको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चर में लोग जो प्लेन पर रहने वाले जो जमीनी इलाके थे वहां पर हॉर्टिकल्चरिस्ट रहते थे, और जो पहाड़ वगैरह थे वहां पर जो जानवरों की डोमेस्टिकेशन किया करते थे, तो वो पहाड़ों वगैरह पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बाद में इनके दरमियान एक गिव एंड टेक शुरू हुआ, और उन्होंने अपने उन्हीं जानवरों को इस्तेमाल करते हुए हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल, इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी उनको मर्ज किया। बड़े बड़े जानवरों को कंट्रोल करने के बाद बड़े बड़े जमीनों को सैराब करना शुरू कर दिया, और ऐसी सूरत में हमारे पास एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ सोसाइटी वजूद में आई। एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ सोसाइटी में यहाँ पर जमीनों पर बड़े बड़े जानवरों के जरिए से उसको सैराब किया जाता, उसकी प्लफिंग की जाती, और खुराक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास पैदा होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टाइप ऑफ सोसाइटी वजूद में आई जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी या फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल कहते हैं जागीरदार को। लोगों ने जमीन पर अपनी इजारादारी शुरू कर दी, लोगों ने अपनी जमीन पर अपनी मलकियत शुरू कर दी कि ये जमीन मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, वो जमीन लोगों को पेमेंट पर दिया करते थे कि भाई आप मुझे इस जमीन का कुछ मतलब महीने के बाद या साल के बाद आप मुझे इतनी पेमेंट करें, और जो है ना आप यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, इंसान के पास मीन्स ऑफ जो इनकम थी वो ज्यादा हो गई, इंसान के पास खुराक की फरावानी हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मजीद डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खुराक और पोशाक के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपनी ड्रेसिंग के बारे में, अपने घरों के बारे में सोचना शुरू कर लिया, अपने तालीम के बारे में हासिल कर डिस्कशन शुरू कर दी, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास आया इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ सोसाइटी। इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ सोसाइटी में क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने उसी जमीनों पर उन्हीं उन्हीं जमीनों पर लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। हैंडमेड प्रोडक्ट से फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया, और मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज वजूद में आई, लोगों का डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, लोगों ने एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुए, और वो जो है ना मैकेनिकल तरीके की मैकेनिकल लाइफस्टाइल में आ गए, वहां पर उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी इंडस्ट्रियल में क्या होता था, इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ सोसाइटी में लोगों के पास पैसा भी बहुत था। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के मुताबिक दो किस्म की क्लास डिफरेंसेस वजूद में आए, जिसको वो प्रोलेटरिएट और बोर्जवास कहता है। उसके मुताबिक क्या होता था कि जो इंडस्ट्रीज थे जिनके पास पैसा मौजूद होता था उसको वो कहता था कैपिटलिस्ट, ठीक है, जिसको जर्मन जुबान में बोर्जवाज या बोर्जवाजी कहा जाता है, और वो लोग जो वहां पर काम किया करते थे उनको प्रोलेटरिएट कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये एक जर्मन फिलोसफर है। तो वो कहता है कि एक ऐसा माशरा उसके बाद वजूद में आया जिसको वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हुआ कि लोगों ने दूसरों के हुकूक खाना शुरू कर दिए, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो के बेसिकली क्या करते थे, वो लोग जो फायदा होता था वो फायदा ज्यादा अपने पास रखते थे, और फायदे का थोड़ा सा हिस्सा लोगों को या जो वर्कर्स थे उनको प्रोवाइड करना शुरू करते थे। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हुकूक को खत्म करना शुरू हो गया।
तो इस कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी के बाद वो सजेस्ट ये करता है कि एक वक्त इस तरह आएगा कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो प्रोलेटरिएट है, जिसकी वॉयलेशन हो रही है, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, और वो जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, उनके खिलाफ वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और एक सोशलिस्ट सोसाइटी को जनरेट करेंगे। सोशलिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें हर कोई बराबर होगा, हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक और उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये क्या हुआ बेसिकली, इस तमाम जो ये डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, फिर हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी, फिर एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी, इन तमाम सोसाइटीज में इन तमाम डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने एजुकेशन पर भी बड़ा काम किया। ठीक है, एजुकेशन को भी अपना लोगों ने अपनी कंसिडरेशन देना शुरू कर दी, एजुकेशन को भी उन्होंने प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दी, क्योंकि उनकी जो जो अटेंशन थी वो पहले सिर्फ खुराक तक थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें पूरी होनी शुरू हो गई, तो लोगों ने अपनी एजुकेशन पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। सो इन अर्ली सिविलाइजेशन एजुकेशन प्लानिंग वाज इनफॉर्मल, मतलब कोई भी प्लानिंग जो होती थी वो इनफॉर्मल होती थी, वो अनरिटन होती थी, लोगों ने बस बाय द वर्ड ऑफ माउथ लोग जो है ना प्लानिंग वगैरह किया करते थे, रिलीजियस रिलीजियस आइडियाज को सामने रखते हुए या कल्चरल आइडियाज को सामने रखते हुए वो अपने किसी भी एजुकेशन की पॉलिसीज किया करते थे। रिलीजन और कल्चर का बहुत गहरा असर पड़ता था इन चीजों में। तो उस वक्त की सोसाइटीज में या जो अर्ली सोसाइटीज थी उनमें हमारे पास कोई भी फॉर्मल टाइप की पॉलिसीज बनना नजर नहीं आई। इसी वजह से कोई फॉर्मल आउटकम भी हमें उनका नजर नहीं आता, क्योंकि अर्ली बिगिनिंग में, अर्ली सिविलाइजेशन में लोगों को सिर्फ बेसिकली राइटिंग के तरीके, लिखने के तरीके, किताबें पढ़ने के तरीके या किताब लिखने के तरीके वो सिखाए जा रहे थे। और यहाँ पर बहुत कम लोग जो है ना वो इस फील्ड में आते थे। ज्यादातर वो लोग जो कि किंग्स होते थे या जो नोबेल्स होते थे या जो एलिट्स होते थे या जो क्लर्जी होते थे उस वक्त के, वो जो है ना इन चीजों से फायदा उठाया करते थे। वो लोग जो किंग्स होते थे या जो मोनार्क्स होते थे उनके दरबार में काम किया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये चीजें शिफ्ट होना शुरू हुई, डिसेंट्रलाइजेशन हुई, लोगों में ये शऊर आना शुरू हुआ। और आज हम जब 19 सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में देखते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यानी मॉडर्नाइजेशन के बाद एजुकेशन को इंसान ने मतलब एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस की तरफ मूव करने के लिए इसको एक अहम एलिमेंट समझ लिया। जिस तरह आप आज एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, अगली पोजीशन हासिल करने के लिए, अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए आपको इस नॉलेज का हासिल करना जरूरी है, आपको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करना जरूरी है। तो ये जो लोग जितने ज्यादा एजुकेटेड होते हैं उनकी जो कैरियर की जो इंश्योरेंस होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने हमारे माशरे में क्या क्रिएट किया, स्पेशलाइजेशन क्रिएट की। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने हमारे माशरे में प्रोफेशनलिज्म जनरेट किया। तो इससे लोगों का ये हो गया कि सिर्फ एग्रीकल्चर या ये किस्म हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, मीन्स ऑफ इनकम नहीं है, हम सर्विसेज के जरिए से भी अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। और मोबिलिटी यानी एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में मूव करना, अपने आप को सपोर्ट करना, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, और तमाम जो पॉलिसीज थी, अपने तमाम इर्द गिर्द जो सोशल सिस्टम थे उसको मेंटेन करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन को प्रायोरिटाइज कर दिया गया। तो इसके साथ साथ जो है ना पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम वजूद में आया कि लोगों को जो है ना एजुकेट किया जाए। ठीक है, एजुकेटर्स मौजूद हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से स्कूल्स बनाने शुरू हुए, जिसके जरिए से गवर्नमेंट ने जो है ना ये इख्तियारात हासिल कर लिए कि गवर्नमेंट अब ये कि बाकायदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम करेगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए से लोगों को एजुकेट करना शुरू करेगा। तो दिस वाज ओवरऑल अर्ली बिगिनिंग। और थोड़ा सा जो है ना मैंने आपको एवोल्यूशन बताया कि किस तरीके से सोसाइटी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरी और किस तरीके से आज मॉडर्न टाइप ऑफ सोसाइटी में हमारे पास मौजूद है। आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यस, मुझे सिर्फ एक यस का मैसेज करें ताकि हम आगे जाए। क्विकली प्लीज, क्विक क्विक प्लीज। ओके, फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें वजूद में आई। हमारे पास एनजीओज, हमारे पास आईएनजीओज, हमारे पास सोशल वेलफेयर के इदारे, हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट के इदारे, उन सब ने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। और आज हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में हमारे पास बहुत बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे पास इंस्टीट्यूशन मौजूद है जिनका काम क्या होता है, लोगों को एजुकेट करना। और हर
हर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशलाइज्ड इदारे बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो अहम रोल अदा किया है वो यूनेस्को ने अदा किया। ये एक यूएन का एक ऑर्गन है जो कि 1945 में यूएन के साथ ही बना था, यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट हैज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन ग्लोबली सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1945। ये यूनेस्को जो है 1945 में बना, और जब से ये बना है इसने एजुकेशन को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज बरोकार लाए हैं। मतलब इसने पैसा भी इन्वेस्ट किया है, इसने लोगों को हायर भी किया है, इसने टीचर्स भी हायर किए, इन्होंने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी किए हैं, इसने लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया है। इसने मतलब जो ज्योग्राफी का जो डिफरेंस था, इसमें जो कास्ट, कलर, क्रीड और नेशन और क्लर्जी और फेलो मैन, किंग या फॉलोअर्स, उनका जो डिफरेंस था उन सबको डिफरेंस को खत्म कर दिया और एजुकेशन हर किसी के दायराकार में लेकर आए। तो इसका जो रोल था उसने सबसे पहले क्या किया कि इसने यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन वो किया कि एजुकेशन जो है ना वो यूनिवर्सल है, वो मतलब हर किसी का हक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है। जिस तरह जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, आर्टिकल 8 to 28, आर्टिकल 8 to 28, ये हमारे पास जो 21 हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि ये जो है ना हमें हर किसी का ये बेसिक हक है कि वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। तो एजुकेशन को यूनिवर्सल कर दिया गया ताकि हर कोई, हर दुनिया का हर मुल्क, हर शहर, हर इलाका, यहाँ पर जो है ना लोगों को तालीम देनी चाहिए और एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया गया, ठीक है। फिर एक और यूनेस्को की तरफ से एक शेड्यूल समझ लें, एक प्रोग्राम समझ लें, इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे हम कहते हैं EFA, एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1990। मतलब यहाँ पर आपके जो है ना, फॉर एग्जांपल शुरू में क्या होता था कि कुछ लिमिटेड लोग ही तालीम हासिल किया करते थे जो कि इलीट थे या जो कि बहुत ज्यादा पैसे रखा करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, EFA ने क्या कर दिया, वो तमाम डिफरेंसेस को खत्म कर दिया। में जिस तरह फॉर एग्जांपल जेंडर की बुनियाद पे हो सकता है कि मेल या फीमेल, वो डिफरेंसेस को खत्म कर दिया। कास्ट, कलर, क्रीड, नेशन, उनको खत्म कर दिया। मजहब के इंटरप्रिटेशन को इसमें से खत्म कर दिया कि भाई एजुकेशन हर किसी के लिए होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस। किसी भी फर्क के बगैर जो है ना हर कोई तालीम हासिल करेगा और हर कोई जो है ना अपने माशरे में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर ऑल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है ना इसको शामिल किया गया, जो कि यूएन की तरफ से 17 गोल्स हैं, ठीक है, जिसमें चौथे नंबर पर एजुकेशन है कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन की एक्सेस हर किसी को होनी चाहिए। और ये टारगेट डिजाइन किया गया है, ये पॉलिसी बनाई गई है, ये प्लानिंग की गई है कि 2030 तक पूरी दुनिया में जो है ना एजुकेशन हर किसी के एक्सेस तक करनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 17 है, ये यूएन की तरफ से डिजाइन किए गए हैं। ये टोटल 17 है और ये 2030 तक पूरी दुनिया मिलकर इसको हासिल करेगी, ये उन सबका टारगेट है, ठीक है। और चौथे नंबर पर एजुकेशन है। फिर इसने लिटरेसी प्रोग्राम्स भी बनाए। लिटरेसी प्रोग्राम्स में इसने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की। इसने जो है ना लोगों को फॉर एग्जांपल स्टडीज के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन भेजना शुरू कर दिया, क्रॉस कल्चरल स्टडीज करना शुरू कर दी, रिसर्चेस कंडक्ट करना शुरू कर दिए, लोगों में मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी, जिसकी मदद से क्या हुआ, एजुकेशन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को आया। इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू हुई, ठीक है, कि इंग्लिश फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं या कोई भी टीचर्स है, उनको इंटरनेशनल ट्यूटर्स आकर उनको गाइड करते हैं, उनको टीचिंग के मेथोडोलॉजी सिखाते हैं, उनको स्किलफुल बनाते हैं, उनको टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। तो ये तमाम क्या हुआ, ये यूनेस्को आज भी आप देखते हैं कि हमारे पास यूनेस्को स्कूल भी बनाता है, बिल्डिंग्स भी बनाता है, ये हमारे पास टीचर्स को एजुकेट भी करता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर हमें टेक्निकल असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है तो यूनेस्को वाले कोई प्रिंटर दे देते हैं, कोई कंप्यूटर्स दे देते हैं, कोई क्लासरूम बना देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखा होगा वर्ल्ड बैंक के ताउन से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का IT लैब बनाया गया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट की जाती है। एजुकेशन पॉलिसीज एंड रिफॉर्म इस तरीके से, जैसे हमारे पास रिसेंटली वो सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, ठीक है, या इसी तरीके से कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी प्लेटफॉर्म आता है तो उसमें लोगों को, टीचर्स को ऑन ग्राउंड लेना, उनके साथ कंसल्टेटिव मीटिंग्स करना, उनको सेंसिटाइज करना, उनके साथ ग्राउंड रियलिटीज को जानना, ये तमाम यूनेस्को में अपना किरदार अदा करता है। और ग्लोबली एजुकेशन की मॉनिटरिंग, यानी ग्लोबली जो है ना
इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग क्या है, उनको मॉनिटरिंग और इवेलुएशन किस तरीके से हो रही है, ये तमाम काम जो है वो यूनेस्को कर रहा है। तो यूनेस्को हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड एजुकेशनल पॉलिसीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। आई होप यू ऑल गॉट इट द रोल ऑफ यूनिसेफ। इफ यस, मुझे सिर्फ एक यस का मैसेज करें ताकि हम आगे जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग की तरफ कि हमारे पास कौन कौन से एजुकेशनल प्लानिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सबसे पहला हमारे पास है कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ये होता है जब आप प्रिंसिपल होंगे इंशाल्लाह, या असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा ये होलिस्टिक फ्रेमवर्क है। होलिस्टिक फ्रेमवर्क ये है कि ये किसी भी पॉलिसीज को या किसी भी प्लान को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट तौर पर जो है ना वो उसको मतलब हर एंगल से उसको कवर करता है। होलिस्टिक का मतलब होता है फ्रॉम एवरी एंगल, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी प्लानिंग बनाते हैं और उसमें अपने इंस्टीट्यूशन के हर एंगल को कवर करते हैं और उसको सामने रखते हुए अपनी कोई प्लानिंग बनाते हैं, कोई प्रोजेक्शंस बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहते हैं। और ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म इन अ सेंस कि आप उसको देखते हो कि भाई आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, ज्यादातर आपने देखा होगा हमारे पास एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, वो ज्यादातर 5 5 साल के होते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है ना वो ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। ये ओवरऑल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। ये टीचर स्टूडेंट्स या टीचर पेरेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब इसमें हर एंगल जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है उन सबको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्टोरल प्लानिंग है। मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एक मैक्रो प्लानिंग है, MACRO, मैक्रो प्लानिंग है, क्योंकि इसमें आपकी एजुकेशन का हर एंगल कवर किया जाता है, आपकी इंस्टीट्यूशन का हर एंगल कवर किया जाएगा, जो कि हम सबको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा और हम सबको अपने टारगेट्स हासिल करने में हमारी मदद करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्टोरल प्लानिंग। मतलब किसी एक सेक्शन में एजुकेशनल सिस्टम के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होता है और जो आप देखते हो कि यार इसका कल से असर नजर आना शुरू हो जाए, आज से असर नजर आना शुरू हो जाए, तो उसको आप सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके टीचर एब्सेंट रहते हैं, तो आप क्या कर देते हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू कर देते हो। तो फिर अगले ही दिन से आप देखते हो कि आपके स्टूडेंट्स या जो टीचर्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, सेक्टोरल प्लानिंग है। या इसी तरीके से आप टीचर्स जो है ना आपके साथ कॉर्पोरेट नहीं करते, आप उनको कोई एक्सप्लेनेशन इशू कर देते हो, तो वो अगले ही दिन से आपके ड्यूटीज सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी सेक्टर में, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो क्लास 4 के मुलाजमीन के लिए हो, चाहे वो अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हो, उन सब का इमीडिएट इम्पैक्ट हासिल करने के लिए, इंस्टेंट इम्पैक्ट हासिल करने के लिए आप सेक्टोरल प्लानिंग करते हो। मिसाल के तौर पर आपने लोगों की जो है ना सफाई सुथराई पर एक वो करना है, तो आप ऐलान करते हो कि कल से जो है ना, कल सबकी जो है ना इंस्पेक्शन की जाएगी। तो अगले ही दिन आप देखते हो तो सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन सबके बाल जो है ना बने हुए होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, उनकी उनके नाखून जो है ना कटे हुए होते हैं, उनका दे आर वेल ड्रेस्ड, दे आर वेयरिंग नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। तो ये क्या होता है, ये सेक्टोरल प्लानिंग होती है, जब आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपने, मतलब ओवरऑल कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में मल्टीपल सेक्टोरल प्लानिंग शामिल हो सकती है। और एनुअल प्लानिंग भी होती है, जो आप एनुअल टारगेट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उनको हासिल करने के लिए जो आप प्लान्स बनाते हैं, उनको हम एनुअल प्लानिंग कहते हैं। यानी छोटे छोटे एनुअल प्लान्स बनकर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव गॉट रीजनल एंड लोकल प्लानिंग। रीजनल एंड प्लानिंग, लोकल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे, खासतौर पर हमारे टिपिकल सोसाइटीज में, क्योंकि हर इलाके की कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास, अगर आपको पता हो, तो हमारे पास एक टाइप ऑफ टीचर जो है ना अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं JVT। क्या आप मुझे बता सकते हैं JVT का फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है? JVT का फुल फॉर्म है जूनियर वर्निक्यूलर टीचर। जूनियर वर्निक्यूलर टीचर का मतलब क्या है? वर्निक्यूलर का मतलब होता है जो कि किसी भी इलाके के लोकल लैंग्वेज में लोगों को तालीम दे सके, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। लेकिन चूंकि हमारे क्वेटा सिटी में क्या है, क्वेटा सिटी में मल्टी लिंगुअल होने की वजह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास
उर्दू ही है, तो इसलिए इसका जो मेन मकसद है वो जेवीटी जो बनाया गया बेसिकली इस वजह से बनाया गया कि पश्तून बेल्ट में पश्तून टीचर, बलोच बेल्ट में बलोच टीचर, सिंध बेल्ट में सिंध टीचर्स वो क्या करते हैं, वो बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में उसी लैंग्वेज में लोगों को एजुकेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, रीजनल एंड लोकल प्लानिंग होती है। ठीक है, कि जब आपके माशरे में किस किस्म के लोग हकदार और रिवायत रखते हैं, आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या हैं, इसके साथ साथ आपके कल्चर क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जांपल पश्तून और बलोच बेल्ट में अगर आप को एजुकेशन को प्रमोट करें और आपका कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो रीजनल और लोकल प्लानिंग क्या करते हैं, ये लोकल यूज को कैटर करते हैं, वो तमाम एरियाज को जो कि लोग इंसान की जिंदगी से, इंसान के कल्चर से रिलेटेड होते हैं, उनको कैटर करते हैं। और जो भी चैलेंजेस उसको प्रमोशन में आ सकती हैं, जो भी ऐसी चीजें जो कि इंसान की प्रमोशन को, जो एजुकेशनल की एडवांसमेंट को, जो एजुकेशनल की मदद से डेवलपमेंट और ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, उनको काउंटर करने की कोशिश करती है। तो ये हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स है। उसमें सबसे बड़ा जो जो मैक्रो लेवल की प्लानिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। और ठीक है, और साथ साथ ये जो रीजनल और एनुअल और सेक्टोरल प्लानिंग है, ये हमारे पास उनके हर ये एनुअली ये टाइम फ्रेम की बुनियाद पर कि आप एनुअल जो प्लान्स बनाते हैं उनके लिए, और रीजनल और लोकल लेवल पर जो प्लानिंग की जाती है उनके कल्चर को सामने रखते हुए, मजहब को सामने रखते हुए, कल्चरल आइडियाज को सामने रखते हुए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रीजनल प्लानिंग में आ जाती है। और स्कूल में रहते हुए किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में जब आप काम करते हैं तो उसे हम सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। तो आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम